सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। Hello everyone, welcome you all in today's The Hindu news analysis. So prior to getting the details, let's have a sneak peek what is important for us in today's The Hindu. आज के द हिंदू में द हिंदू के पास और द हिंदू के दूर दोनों में कुछ ना कुछ बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेज है जो हमेशा से चलते आ रहा है और हम भी बोल के थक गए, आप भी सुन के थक गए होंगे कि हाँ मिलिट्री एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज पता होनी चाहिए अगर आपको एग्जाम में एक आधा नंबर पे रिस्क नहीं लेना है। तो एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी भी एग्जाम में आ सकता है ये, एमएच सेट, स्लैट, एनएल सेट, क्लैट, स्लैट, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए तो पहला है फ्रेंजिक्स। फ्रेंजिक्स फ्रांस और इंडिया के बीच में, द नेम सजेस्ट, एफआर से फ्रांस, आई से इंडिया, ज्वाइंट एक्सरसाइज, यही होता है फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज। ठीक है, और सेलेक्ट सेंट्रल स्टाफ कैन नॉट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। तो थोड़ा इसमें ना इसको देखना है दूसरे तरीके से, ओपीएस वर्सेस एनपीएस करके देखना है इसको। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या डिफरेंस है, क्या क्या बातें हैं, वो सब करेंगे। और एक छोटा सा टॉपिक है वर्ल्ड हियरिंग डे, ये था आपको 3 मार्च को। ठीक है, इसमें ना केरला की एक गर्ल का फोटो आया, मतलब इसके पोस्टर पे, और शी वांट टू बी एन ईएनटी, ईयर नोज एंड टंग वाला जो होता है ईएनटी। एंड नेक्स्ट इज द कलीबर मिसाइल, ये रशिया और जापान से रिलेटेड है। देखो कल परसों हम लोगों ने इस बारे में बात किया है, जापान और रशिया क्यूरिल आइलैंड के पास में, और ये उसी से डिस्प्यूट से रिलेट करता है। तो मैं आई से अहम ब्रह्मास्मि, है ना, कल ही हम लोगों ने इस बारे में बात करा, न्यूज में आ गया है ना। चलिए नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट इज नोन फॉर द सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर कोर्ट प्रेसिडेंट। तो थोड़ा सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 घूमने की कोशिश करेंगे और कोपरा वगैरह देखेंगे कि क्या क्या रिड्रेसल फोरम है। नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज कम फ्रॉम द गाम्बिया, जो कप सिरप वाला इंसिडेंट हुआ, उससे यूएस ने ब्लेम किया इंडियन फर्म्स रिस्पांसिबल सोली फॉर द किडनी फेलियर ऑफ द चिल्ड्रंस इन द गाम्बिया। तो गाम्बिया की ज्योग्राफी थोड़ा बहुत चीजों को आसपास करके देखने की कोशिश करेंगे। दिस इज अबाउट द फ्रेंजिक्स। फ्रेंजिक्स में इंडिया और फ्रांस की ज्वाइंट एक्सरसाइज है ये, और ये कहाँ होगा, तिरुवनंतपुरम केरला में, पैंगोड मिलिट्री सेंटर पे, पैंगोड मिलिट्री सेंटर, तिरुवनंतपुरम केरला। इट इज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड फ्रेंच आर्मी। ये फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये याद रखना, फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड फ्रांस कहाँ हुआ था, तिरुवनंतपुरम केरला में, राइट। नेक्स्ट है, इट इज द फर्स्ट टाइम द टू कंट्रीज हैव एंगेज्ड इन द मिलिट्री एक्सरसाइज, ये पहली बार है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरपोर्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन वगैरह एनहांस करना। थीम फॉर दिस एक्सरसाइज इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन इन द कॉन्फ्लिक्टेड एनवायरनमेंट। ये जैसे भी टर्की में हुआ था, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी टीम बनती है, तो वो टीम कैसे ऑपरेशन में काम कर सकती है एक दूसरे के साथ, तो उन बातों के ऊपर गौर किया जाएगा, और इसका भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ही थीम था। तो ये चीजें याद रखना। इंडियन फ्रांस के इसके अलावा कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, एक एक्सरसाइज गरुड़ है, गरुड़ आसमान में उड़ता है तो एयरफोर्स, वरुण, वरुण पानी, जल देव पानी, है ना, नेवी, तो शक्ति आर्मी। तो इस तरह से याद रख सकते हो, गरुड़, वरुण और शक्ति, ये तीनों इंडिया और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइजेज हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेलेक्ट सेंट्रल स्कीम्स फॉर द ओल्ड पेंशन स्कीम। देखो इसमें जाने से पहले आई वांट यू टू गेट समवेयर एल्स, एक है ओपीएस और एक है एनपीएस। ठीक है, पेंशन स्कीम है, नोडल मिनिस्ट्री भी इनका है पेंशन। अच्छा, ओपीएस क्या था, 2004 के बाद से एनपीएस आया। ओपीएस में क्या होता था कि जो आपकी सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो फंड ऐड करती थी, ठीक है, और जो भी आपका लास्ट बेसिक ड्रॉन सैलरी होता है उसका 50% आपको पेंशन के तौर पे मिलेगा। नहीं समझ में आया तो इधर देख लो। अगर मान लो आपका लास्ट मंथ, जिस मंथ में रिटायर हो रहे हो, उस मंथ में सैलरी है आपकी 20,000 रुपए, ठीक है, तो 20,000 का जब आप 50% करोगे तो आ जाएगा 10,000, और आपका पेंशन भी यही होगा। ये ओल्ड पेंशन स्कीम था, तो ये था एक तरह से फिक्स्ड। ठीक है, ये बातें तो क्लियर है। अच्छा, इसमें देखो अब एनपीएस की अगर बात करें तो इट वाज नॉट फिक्स्ड। इसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा, आप अपनी सैलरी का 10% देंगे, किसमें, पेंशन स्कीम में, पीएस में देंगे, 10% आप पीएस स्कीम में डालेंगे। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहा इन्होंने कि जब आप रिटायर होंगे तो टोटल ये मार्केट में इन्वेस्ट होगा, तो यानी मार्केट के हिसाब से पैसा चेंज करेगा, वेरी करेगा, तो 60% आप ड्रॉ कर सकते हो, 40% नहीं करोगे ड्रॉ, और जो 40% है वो ये रहेगा आपका टैक्सेबल,
और ये रहेगा नॉन टैक्सेबल। आई होप कि ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई, इसमें कोई वो नहीं है, लॉजिक रॉकेट साइंस नहीं है कि एनपीएस ओपीएस और पहले हम कर चुके हैं। अगर आपने डेली देखते हो एनालिसिस, तो 2 फेब को ही मैंने इस चीज को डील किया था। और अभी को सेंटर ने क्या कहा है कि जो सेंट्रल एम्प्लॉयज हैं वो ओपीएस में शिफ्ट कर सकते हैं। एनपीएस जो है वो सबके लिए है, बोथ। अगर एनपीएस की बात करें तो एनपीएस आपको प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों के लिए है, और जो ओपीएस है वो केवल पब्लिक के लिए था। ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर होंगी, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो ये फिक्स था, ये फिक्स नहीं है, ये 10% पे वेरी करेगा। मान लो ना कि अगर मान लो कि आज अगर आपकी सैलरी आज 10% निकाल दिया जाए, 20,000 तो 20,000 तो सैलरी नहीं रहेगी ना लाइफ टाइम। 20,000 का 10% निकालो 2,000, अगले साल 40,000 होगी तो 4,000, तो उस हिसाब से वो वेरी करेगा। अब जितना भी अमाउंट आएगा लास्ट में 60% आपको मिल जाएगा नॉन टैक्स, और 40% जो होगा उसका वो टैक्सेबल रहेगा। बस ये बातें हैं। अब अभी क्या है, अभी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है वो स्विच कर सकते हैं टू द ओपीएस। ठीक है, यही चीज है लाइफ लॉन्ग जो हम लोगों ने अभी बातें की, ये सब इसमें मेंशन है। अच्छा, हमें क्या करना है, इन चीज पे फोकस करना है। इस पे शिफ्ट कौन करेगा, जिनकी भी नौकरी की नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2003 या उससे पहले आई थी, केवल वही शिफ्ट कर सकते हैं और कोई नहीं। मतलब जिसने इस डेट से पहले अप्लाई किया है वही शिफ्ट कर पाएंगे। अच्छा ये जो है ना एनपीएस, जो हम एनपीएस पढ़ रहे हैं अभी, न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम, इसको एक कमिटी ने रिकमेंड किया था। कमिटी थी ओएसिस की, प्रोजेक्ट आई थी, उसने रिकमेंड किया था इस चीज को। क्या था, ओएसिस है एक बेसिकली ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। 2000 में इन्होंने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, उसने रिकमेंड किया कि इस तरह का एनपीएस होना चाहिए ओल्ड एज पेंशन स्कीम से रिलेटेड। और ये 1998 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया था ओएसिस। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, टारगेट द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स हु हैड नो ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी। तो अभी क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर को भी हो गया, अब पब्लिक सेक्टर को भी हो गया, तो आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी आप पेंशन यूज कर सकते हो। आप अपने सैलरी का 10% जमा कराओ और लास्ट में आपको मिल जाएगा। अब इसमें एक चीज है कि एक रिकमेंडेशन बाद में भी आई थी कि एनपीएस में कौन कौन शिफ्ट कर पाएंगे। वो जीएन वाजपेयी की कमेटी थी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज एनफ टू रीड इट आउट। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो एनपीएस इंप्लीमेंटेड बाय पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसके बाद नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट है जिसको पीएफआरडीए ने बनाया था। नोडल एजेंसी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसका। ये छोटी छोटी बातें जो याद रखनी है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आंसर कर देना। एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है, एनपीएस इज नॉट अ फिक्स्ड, बल्कि ओपीएस जो है वो कांस्टेंट है और गारंटीड है कि आपको 50% तो मिलना ही मिलना है। एनपीएस में फिक्स रिटर्न गारंटी नहीं। मैंने क्या कहा था, 10% अगर डालोगे तो जरूरी थोड़ी कि सैलरी आज 20,000 तो कल भी 20,000 ही होगी। 60,000 हो जाए, मान लो 40,000 हो जाए, तो उतना पैसा कट कट के वो जाएगा उस स्कीम में। मार्केट में लगता है तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा वो चीज। एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन आर डिफाइंड बट बेनिफिट्स डिपेंड ऑन द मार्केट। ये बातें हम लोग स्टार्टिंग में कर चुके हैं। अगर सीधी सादा आसान लैंग्वेज में देखो तो इस पर्टिकुलर चीज से हम लोगों ने हर एक चीज को समझ लिया। मीन नॉट इवन नीड टू गो इनटू द टेक्स्ट और मेक नोट्स। एक बार ध्यान से सोचो, ओपीएस वाज द ओल्ड, एनपीएस इज द न्यू। आपको याद रखना है बस डेट, 22 दिसंबर 2003 और 1 अप्रैल 2004 के बाद से ये लागू हो गया था। ठीक है, इसमें 10% है, लास्ट में जो आएगा 60-40 में बढ़ जाएगा, 40 वाला टैक्सेबल होगा, 60 वाला नॉन टैक्सेबल होगा। अर्लियर क्या था, 50% से फिक्स था, जो भी लास्ट बेसिक ड्रॉन सैलरी होगा उसका 50% आपको पेंशन के तौर पे मिलेगा। अब वैसा नहीं है। ठीक है, बड़ी आसान सी बात थी, कोई ज्यादा रॉकेट साइंसेस में था नहीं, तो फालतू का वो टेंशन होता है। अब आते हैं वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च को था। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, थीम याद रखना है, ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल। इसके जो पोस्टर थी उस पे मैडम का फोटो आया, इनका नाम है रिजवान, शी वांटेड टू बी एन ईएनटी सर्जन। तो हर तरीके से क्लियर करा दिया, डेट बता दिया, थीम बता दिया, और कौन इसके पोस्टर पे थी उस बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली। तो उसके बाद आई डोंट थिंक इसमें और 3-4 चीजों के अलावा और कुछ चीजें आती हैं। अच्छा, कल एक और दिन था, वाइल्ड लाइफ डे। साइट्स का हैप्पी बर्थडे था, कल हम लोगों ने मनाया भी था। आई होप कि याद होगा, मोगली का जिसमें फोटो था, याद करो। नहीं याद कर पा रहे हो तो संकट है, कलेश है, जीवन में क्या कर रहे हो पहले ही खुद से पूछो, है ना। चलिए अब देखते हैं कलीबर मिसाइल। रशिया ने फायर किया है कलीबर मिसाइल जापान के साइड पे। देखो पहले तो हम जापान जाएंगे, पहले जापान चलें, चल पहले जापान चलते हैं। जापान के ये 3 मेजर आइलैंड्स के नाम मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था, होकिदो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु। ये ऐसे लाइन में याद रखो, अगर नॉर्थ साउथ आता है लगाने के लिए, होकिदो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, आराम से याद हो जाता है यार, ये वैसे भी याद रहता है।
ये इवन आई तो फैंटेसाइज दीज थिंग्स कि यार कितना सही है ना, एनिमे के नाम से याद करने को मिल रहे हैं, होकिदो हंशुशी कोको किशु, ठीक है, एनिमे टाइप्स नेम है ना, इस तरह से याद कर लो। अच्छा, अब आते हैं जापान पे। अगर मैप देखोगे एशिया का मैप, तो ये रहा रशिया। अच्छा, रशिया में एक इंटरेस्टिंग है ना, ये कामचटका पेनिनसुला है, यहाँ पर कहीं ना एक व्लादिवोस्टॉक है, रशिया का एक ये वाला लास्ट पार्ट है इसका। रशिया के नीचे चाइना, यहाँ नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यहाँ पे कोरियन पैसेज मिल जाएगा आपको, ये रहा सी ऑफ जापान, और ये रहा जापान, होकिदो हॉन्शु शिकोकू क्यूशु, ठीक है। ये जो छोटा सा पार्ट है ना, ये वाला एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जिसे हम कहते हैं क्यूरिल आइलैंड। इट इज अ डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन द रशिया एंड जापान, क्योंकि इसके बाद से जापान शुरू हो जाता है, यहाँ से रशिया शुरू हो जाता है, यहाँ से जापान शुरू होता है, यहाँ से रशिया शुरू हो जाता है। ये कामचटका पेनिनसुला याद रखना, ठीक है, बस इतनी छोटी छोटी बातें याद रखनी है। ये रशिया का आइलैंड है, शैकलिन आइलैंड, अगर पूछा जाए तो बता देना। अच्छा, ये अगर आया क्यूरिल आइलैंड किस सी में आया, तो सी ऑफ ओखोस्टॉक में, ये भी पता होना चाहिए। क्यूरिल आइलैंड इज अ डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन द रशिया एंड जापान। क्यूरिल आइलैंड की लोकेशन भी देख ली, अब ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, सी ऑफ ओखोस्टॉक भी याद रहेगा, सी ऑफ जापान भी, होकिदो हंशु शिकोकू क्यूशु भी याद रहेगा। तो ये छोटी बहुत ज्योग्राफी है। देखो, जो पूछते हो ना कि स्टैटिक और सीए कैसे करें, ऐसी होती है स्टैटिक और सीए। ये सीए में आया तो थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में घूम लिया हम लोग, रशिया जापान ये सब घूम के आ गए, ये भी देख लिया अभी हम लोगों ने। नेक्स्ट है, रशियन सबमरीन रिसेंटली यूज्ड अ कलिबर क्रूज मिसाइल सी ऑफ जापान टू हिट अ लैंड टारगेट ओवर 1000 किलोमीटर इन अ ड्रिल। एक ड्रिल चल रही थी, उसमें इन्होंने टारगेट किया। न्यूज में क्या है, रशिया मिसाइल्स हैव बीन यूज्ड बाय, कलिबर मिसाइल्स रशिया यूज करता है टू अटैक टारगेट्स इन यूक्रेन। रशिया टारगेटेड यूक्रेन पावर स्टेशन बाय लॉन्चिंग कलिबर सबमरीन्स इन द डीप ब्लैक सी। रशिया ने पहले इसको ब्लैक सी में यूज किया था अगेंस्ट यूक्रेन। अब जापान की पता नहीं क्या करना चाह रहा है रशिया, है ना, तुम्हारा सिलेबस बढ़ा के ही दम लेगा ये। They were produced and developed by ये कलीगर मिसाइल जो है, कलीबर मिसाइल, इसको डेवलप किया है रशियाज अल्माज एंटे कॉर्पोरेशन, ये याद रखना, रशियाज अल्माज एंटे कॉर्पोरेशन, ठीक है। रशियन फैमिली ऑफ द शिप है सबमरीन सरफेस एयर क्रूज मिसाइल्स। दिस फैमिली इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ डिफरेंट मिसाइल्स, जिसके डिफरेंट डिजाइंस और फीचर्स होते हैं। इसमें इसका नाम याद रखना है, कंपनी की कौन सी कंपनी, अपार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी, कि किस कंपनी ने इस मिसाइल को बनाया है, तो रशिया का है अल्माज आंटे कॉर्पोरेशन, राइट। चलिए, अब अपन आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट ईजेस नॉर्म फॉर सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर कोर्ट प्रेसिडेंट्स मेंबर्स। अच्छा, कल ही एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी इसके बारे में बात करेंगे, इस टेबल के बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, बट आफ्टर दिस टॉक विल टॉक अबाउट द टेबल। एक केस था सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स वर्सेस डॉक्टर महेंद्र भास्कर लिमाय, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं, जो कंज्यूमर फोरम्स होते हैं, उसमें जो जजेस होते हैं वो एजेड रहते हैं यार। 10 से 20 साल का तुमने 20 साल तुमने एक्सपीरियंस ले रखा है, तो कहां से लोग आएंगे। मान लो कोई 25 में लॉ खत्म करता है, 20 साल का एक्सपीरियंस लेता है, तो वो 35-40 का तो वैसे ही हो जाएगा। तो 35-40 साल में वो कंज्यूमर फोरम में पहुंच रहा है। आप यंग जनरेशन को क्यों नहीं टारगेट कर रहे हो, यंग लॉयर्स को क्यों नहीं टारगेट कर रहे हो। क्या कोई एटलीस्ट 30-35 की एज में अगर बन जाता है कंज्यूमर फोरम में, तो वो ज्यादा टाइम तक सर्व करेगा और यंग जनरेशन को मौका मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर यूज की आर्टिकल 142 के अंदर, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो सुप्रीम कोर्ट के। तो यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 142। तो उन्होंने कहा यंगर टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए आप ये जो एक्सपीरियंस है वो 10 साल कर दीजिए फ्रॉम 20 ईयर्स, ठीक है, ताकि प्रेसिडेंट मेंबरशिप इन पे लोग जा सके, कंज्यूमर फोरम में एक अपॉर्चुनिटी मिल सके। जजमेंट था किसका, एमआर शाह और एमएम सुंदरेश का, और कंज्यूमर कमीशन हैज द पावर ऑफ सिविल कोर्ट इन मेनी एस्पेक्ट्स। तो ये बात याद रखना। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बना था, जो कि क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। 1988 में आफ्टर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर एक कंज्यूमर कोर्ट स्टैब्लिश किए गए, जो कि एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी होता है 1988, जिसके हेड कहाँ है, न्यू दिल्ली में। तो इतनी बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एक हम ये देख ले पहले, ये जो इमेज था हमारा, इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि ये 3 चीज है, ये एक्चुअली अपीलेट का थिंग है कि कैसे कैसे कंज्यूमर कोर्ट चलता है। तो देखो, ये है आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसमें आप 1 करोड़ तक का केस फाइल कर सकते हो। अगर आपका कंज्यूमर जो परचेज सेल जो भी है वो 1 करोड़ रुपए तक का है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो। अगर मान लो 1 करोड़ 1 रुपया का है, तो आप स्टेट कंज्यूमर फोरम में जाओगे और वहां से 1 करोड़ टू 10 करोड़ तक का रिड्रेसल फाइल कर सकते हो, या फिर केस फाइल कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो। उसके बाद है नेशनल कंज्यूमर कमीशन है, उसमें 10 CR से ऊपर, मतलब 10 CR प्लस, और उसका जो फाइनल अपील लाइज एट द सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे याद रख लो, 1 CR, 1 से 10 CR, 10 CR प्लस,
और ये बड़े पापा हु इज सुप्रीम कोर्ट इज जस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग, 10 करोड़ लाओ 20 करोड़ लाओ, हम सबको देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि ये वाला एस्पेक्ट क्लियर होगा, ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस था नहीं। अच्छा, ये लास्ट के कुछ महीनों में ये कफ सिरप न्यूज में रहा था कि नोएडा बेस्ड एक कंपनी है जिसके कफ सिरप पी करके गाम्बिया में लोगों की डेथ हुई है, बच्चों की डेथ हुई है किडनी फेलियर से। इस चीज को कंफर्म किया है यूएस ने, और सीडीसी एजेंसी है जो कि ड्रग्स से रिलेट करती है, उन्होंने कहा कि हाँ ये डेथ्स हुई हैं गाम्बिया में और इसके लिए लायबल है इंडियन फर्म्स। तो दैट इज अ वेरी शेमफुल थिंग कि यू आर अ डेवलपिंग कंट्री और ऐसी ऐसी हरकतें करोगे यार। मेन इशू क्या है ना, देखो प्रॉब्लम उसका नहीं है कि हाँ इट वाज अ टॉक्सिक, प्रॉब्लम ये है कि ये हेल्थ का टॉपिक है और हेल्थ इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। आई डोंट नो, यू डोंट नो कि भाई उसमें कौन सा केमिकल मिला हुआ है, उस पर्टिकुलर चीज में क्या मिला हुआ है, ये हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, पता करना पड़ेगा। कैसे पता करोगे? वी आर नॉट साइंटिस्ट, है ना। इवन चलो हम लोग तो कुछ हद तक एजुकेटेड भी है, बट गाम्बिया जैसे एक पीछे शहर, पीछे कंट्री में, एक पिछली कंट्री है वो अफ्रीका की, उसमें अगर आप ये कर रहे हो, या फिर इंडिया में ही एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इलिटरेट है, दे डोंट नो अबाउट द मेडिसिन, दे ट्रस्ट यू। यहाँ पर कंप्लीट कॉन्सेप्ट है ट्रस्ट कॉन्सेप्ट पे, तो अगर ट्रस्ट पे आप इसको चला रहे हो, मेडिसिन तो वैसे भी ट्रस्ट पे चलता है, आप ऐसे ट्रस्ट ब्रेक करोगे तो गाम्बिया का यूएस भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा एक टाइम पे। ये देख लो गाम्बिया की लोकेशन ये रही, ठीक है, ये रही गाम्बिया अफ्रीका, ये रहा साउथ अफ्रीका, लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया पे इसमें बहुत सारे लेक्स हैं, ये इक्वेटर से पास होता है यहाँ पे, ठीक है, क्रैक से लेकर ये रेड सी है, मेडिटेरेनियन सी है। अच्छा, अफ्रीका की एक रिवर है सबसे बड़ी, जिसका नाम है, यहाँ पे वो ना ड्रेन करती है वाटर, जिसका नाम है नील रिवर या नाइल रिवर, ठीक है, वो इजिप्ट वगैरह से होते हुए यहाँ से लेक विक्टोरिया, एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ से व्हाइट नाइल, यहाँ से ब्लू नाइल निकलती है और दोनों मिलके नाइल रिवर निकाल बनाती है। तो ये चीज याद रखना है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की रिवर भी है एक नाइल रिवर, और ये वन ऑफ द बेस्ट डेल्टा बनाती है वर्ल्ड में। डेल्टा क्या होता है, मैथ्स पढ़े होगे तो डेल्टा पता होगा, इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, माय बैड सॉरी, ये नहीं, ये डेल्टा का स्ट्रक्चर है कि डेल्टा, इस तरह का डेल्टा यहाँ पे बनता भी है, तो ये है यहाँ पर नाइल रिवर, नाइल रिवर का डेल्टा इज वन ऑफ द फेमस डेल्टा। अच्छा, ये चीज है, और गाम्बिया के यहाँ पे सब सहारन है ना, और उसके बाद यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, आपको बुरुंडी, रवांडा, युगांडा सब मिल जाएगा यहाँ पे, ये अफ्रीका है, पूरा रीजन है आपका, राइट। तो ये चीजें थोड़ी बहुत ज्योग्राफी देख ली, नाइल रिवर भी देख लिया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। चल, तो ये सीडीसी की रिपोर्ट ने कहा कि किडनी इंजरी के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की ये रिपोर्ट है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा इसमें मिला हुआ था कंटामिनेशन, डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, ये नाम याद रखना, अगर पूछ दिया, ये एमएच सेट स्लैट धोखा मार के पूछते हैं ये सब क्वेश्चन, डाइथाइलिन इथाइलिन ग्लाइकोल, फिर वो आंसर नहीं कर पाते हो। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि क्या कंटामिनेशन था उसमें गाम्बिया में, डायरेक्ट थोड़ी तो पूछेंगे गाम्बिया में, और दवाई का नाम पूछ देंगे कौन सा कंटामिनेशन था उसमें, करते रहो फिर। ये आज सुबह हम लोगों ने डिस्कस किया है ओवरव्यू में, 10:30 सेशन जो था हमारा, पिकिंग द वॉचडॉग एंड क्रिएटिव फॉर्मूलाज, तो इसको देख लेना वहीं से। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग कैन जॉइन द नेशनल पेंशन स्कीम, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आई वुड रिलेट, एक बार देख लो फिर आई विल टेल यू द आंसर। रेजिडेंट्स इंडियन सिटीजन ओनली, पर्सन्स ऑफ एज फ्रॉम 21 to 55, ये तो है ही नहीं, इसमें है 18 से 60 ईयर्स, ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ज्वाइनिंग द सर्विसेज आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव एजेंट, पता ही चलता है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी यही आंसर है, क्योंकि स्पेशली बताया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ज्वाइनिंग द सर्विस जो उस नोटिफिकेशन के डेट के बाद, कौन सा नोटिफिकेशन, 22 दिसंबर 2003 का, ठीक है, 2003 का जो नोटिफिकेशन है उसके बाद जो भी ज्वाइन करेगा उसके लिए ये चीज है। नेक्स्ट हमारे पास, विच कंट्री इज वन ऑफ द श्रीलंका टॉप 3 बाइलेटरल फ्रेंड्स, जापान, हु बिकम द फर्स्ट वुमन टू बी इलेक्टेड एज नागालैंड असेंबली, इट इज खुलीसीमा, राइट। नेक्स्ट, हु इज द करंट वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस, तो इसका आंसर तो बताओ एटलीस्ट, एक तो छोड़ते हैं आप लोग के ऊपर, थोड़ा सर्च करो, टेनिस वेनिस देख के आओ, है ना। चलिए, कल न्यूज़पेपर में था भी है, राइट। सो इतनी टॉपिक्स आई गेस की सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। एंड वन मोर थिंग, नित्यानंदन पे आई हैव मेड अ जस्ट सेपरेट टॉपिक, नित्यानंदन को एज अ रिलीजियस वैसे मत देखना, उसमें मॉन्टेविडियो कन्वेंशन है, दैट इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द नित्यानंदा, एंड इक्वाडोर इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अलास्का इंपॉर्टेंट है, यूएन की असेंबली इंपॉर्टेंट, दैट आई हैव डिस्कस्ड अ लॉट, वो वीडियो में सब कुछ डिस्कवर्ड है, सब कुछ डिस्कस्ड है, ईच एंड एवरी पीपीटी इज देयर, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एंड ओवरव्यू देखना स्टार्ट कर दो, अभी भी टाइम है, द हिंदू विल हेल्प यू अ लॉट, एग्जाम में कम टाइम है, राइट। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।